गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कवर करने वाले हैं बीबीए सेकेंड सेमेस्टर कॉस्ट अकाउंटिंग। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। इसका 11th एंड 12th अकाउंट से कोई रिलेशन नहीं है। अगर किसी को लगता है कि हमारा बैकग्राउंड जो है कॉमर्स नहीं था तो हमें ये सब्जेक्ट समझ में आएगा, नहीं आएगा। यहाँ हम सारी चीज़ें करने वाले हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड कवर। सारी चीज़ें मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड बताऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये वीडियोज़ काफ़ी यूज़फुल हैं। इन्हें अगर आपने देख लिया तो और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड पॉइंट, आपको किसी प्रकार की कोई टेक्स्ट बुक परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे सारे स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। जिसे भी चाहिए वो मुझे मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे या मेरे ऐप पे जाके उसे डाउनलोड करके रख सकता है। कोशिश करूँगा मैं यूट्यूब पर भी अपलोड करूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में पहला चैप्टर मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। तो जो नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स भी बना सकते हैं, अदरवाइज सारी चीज़ें पीडीएफ के फॉर्म में आपको मेरे ऐप पे, यूट्यूब पे या मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट से आप ले सकते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं EOQ एंड वेरियस स्टॉक लेवल्स। तो आते हैं EOQ पे। EOQ मीन्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मैं सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बताऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोज़ हैं। डिटेल वीडियो के लिए आप मेरी फेस टू फेस क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे। EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसे हम रीऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रीऑर्डर क्वांटिटी, ROQ। इसे हम क्या नाम देते हैं? रीऑर्डर क्वांटिटी, ROQ, जिसका फॉर्मूला होता है √2AB अपॉन C। जिसका फॉर्मूला क्या होता है? √2AB अपॉन C। तो अगर हम नोट लिखें, नोट नंबर 1, ए का मतलब क्या होगा? एनुअल कंजम्पशन क्वांटिटी, मतलब साल भर में आप कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं। ए इज इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन क्वांटिटी, ACQ शॉर्ट में, एनुअल कंजम्पशन क्वांटिटी। बी का मतलब होता है बाइंग कॉस्ट पर ऑर्डर। जैसे आप स्विगी जोमेटो पे ऑर्डर करते हैं तो जितने बार आप ऑर्डर देते हैं उतने बार आपकी ऑर्डर की कॉस्ट लगती है। एक बार ऑर्डर दिया तो डिलीवरी इतना चार्जेस लगेगा, दोबारा ऑर्डर दोगे तो डिलीवरी चार्जेस जो होते हैं उसको बोलता है बाइंग कॉस्ट या ऑर्डरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं इसको। बी फॉर बाइंग कॉस्ट ऑब्लिक ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, पर ऑर्डर। जितने बार आप ऑर्डर दोगे उतने बार ये खर्चे आपके लगेंगे। तीसरी चीज आई है सी। सी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट मतलब अगर आप अपने गोडाउन में एक यूनिट को एक साल तक स्टोर करके रखते हो तो कितना खर्चा आएगा, उसे बोला जाता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अब कैरिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है? कैरिंग कॉस्ट निकाली जाती है परचेज प्राइस के बेस पे। तो इसका फॉर्मूला होगा परचेज प्राइस इंटू परसेंटेज। क्वेश्चन में जो भी परसेंटेज दिया रहेगा उसे आप इंटू कर देंगे तो आपकी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। अगर इसके अलावा अगर आपको और कोई खर्चे दिया, जैसे रेंट दिया है, रेंट वैसे एक भी क्वेश्चन में दिखेगा नहीं, प्लस करोगे इंश्योरेंस, प्लस करोगे इंटरेस्ट। अगर ये कोई खर्चा आपको दिया है, गोडाउन का रेंट और जो पैसा आपका इन्वेस्ट पे उसका ब्याज और जो माल आपने रखा उसका इंश्योरेंस, तो ये सारे खर्चे कैरिंग कॉस्ट में आपके ऐड हो जाएंगे। तो ये आ जाएगी आपकी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब इसके बाद वेरियस स्टॉक लेवल्स है, हेडिंग है वेरियस स्टॉक लेवल्स। तो वेरियस स्टॉक लेवल्स में अपन क्या क्या लिखेंगे? हेडिंग है वेरियस स्टॉक लेवल, वेरियस स्टॉक लेवल, ये मेरी हेडिंग है। सब कोई लिख लेंगे वेरियस स्टॉक लेवल जो नोट्स बना रहे हैं। इसमें आप क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला हमारा मैक्सिमम लेवल। सबसे पहले हमारा रीऑर्डर लेवल, ROL, रीऑर्डर लेवल। इसी को ऑर्डर पॉइंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसी को? ऑर्डर पॉइंट, ऑर्डर पॉइंट, रीऑर्डर लेवल या ऑर्डर पॉइंट, मतलब हम माल का ऑर्डर कब देंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम लिख रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम, मैक्सिमम कंजम्पशन। कौन सा वर्ड यूज किया मैंने? कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे, कॉम ऑब्लिक पर वीक या पर एनम, पर मंथ। एनम में तो क्या ही देगा, पर मंथ।
पर मंथ। ठीक है, मैक्सिमम कंजम्पशन आप लेंगे पर डे में, यानी एक दिन में आपको मैक्सिमम कितनी यूनिट लगती है अपने यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल की, पर वीक में या पर मंथ में। ये आपको कंजम्पशन पर डे दे सकता है, पर मंथ दे सकता है, या पर वीक दे सकता है। तो अगर आप कंजम्पशन को वीक में ले रहे हो तो लीड टाइम को भी वीक में लोगे, तो ये मैक्सिमम लीड टाइम आएगा। ये वर्ड है मैक्सिमम लीड टाइम। मैक्सिमम लीड टाइम पर, अगर आपने इसको डे में लिया है तो ये भी डे में आएगा, अगर आपने इसे वीक में लिया है तो ये वीक में आएगा, और इसे आपने मंथ में लिया है तो ये मंथ में आएगा। ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। डे में है तो डे में, मंथ में है तो मंथ में, वीक में है तो वीक में आएगा। लीड टाइम, ये सारी चीज़ों का मतलब मैं आपको लास्ट में नोट्स में लिखवाऊंगा, अभी मैं केवल आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट। इसी का एक और फॉर्मूला है, इसी का एक और फॉर्मूला है, और एवरेज इंटू एवरेज, एवरेज इंटू एवरेज प्लस सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम लेवल सेफ्टी स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक लिख लो जो नोट्स बना रहे हैं। एवरेज इंटू एवरेज प्लस सेफ्टी स्टॉक। ठीक है, यहाँ तक लिख लिए सारी चीज़ें आप। आगे बढ़ते हैं हम इसी में। यहाँ पर जो भी लिख रहा हूँ, पहला जो एवरेज है उसका मतलब कंजम्पशन है, बाद वाले का मतलब है लीड टाइम। ठीक है, ये आपको सारी चीज़ें क्वेश्चन में गिवन रहेंगी, नहीं दी रहेंगी तो अपन क्वेश्चन से सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अब इसी में दूसरा फॉर्मूला आपका डिराइव क्या होगा, सेफ्टी स्टॉक लेवल का। किसका, सेफ्टी स्टॉक का। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक। इसी को मिनिमम लेवल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिनिमम लेवल, मिनिमम लेवल। और इसी को बोला जाता है बफर स्टॉक, बफर स्टॉक। तीनों का एक ही नाम है, किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन में दे सकता है। तो जो ROL वाला फॉर्मूला है उसी के बेस पे आप इसे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ सेफ्टी स्टॉक है और यहाँ क्या लिखा है मैंने, ROL इज इक्वल टू, ROL का ही ये फॉर्मूला है, ROL का ही फॉर्मूला है। तो क्या होगा, ये सेफ्टी स्टॉक इधर आएगा और ROL उधर चल जाएगा। तो क्या होगा, ROL माइनस एवरेज इंटू एवरेज। तो लिखेंगे सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू ROL माइनस एवरेज इंटू एवरेज। सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू क्या होगा, ROL माइनस एवरेज इंटू एवरेज। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तीसरा आते हैं मैक्सिमम लेवल पे। मैक्सिमम लेवल मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना स्टॉक मैक्सिमम स्टोर होकर रखना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा कॉस्ट का बर्डन उसके ऊपर न आए। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होगा, ROL प्लस EOQ माइनस मिनिमम इंटू मिनिमम, मिनिमम इंटू मिनिमम। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट है आपका चौथा डेंजर लेवल, डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का फॉर्मूला होगा आपका इमरजेंसी लीड टाइम से इंटू होगा, और इसका होगा नॉर्मल या एवरेज कंजम्पशन। तो लिखेंगे नॉर्मल ऑब्लिक एवरेज कंजम्पशन, नॉर्मल ऑब्लिक एवरेज कंजम्पशन, दोनों एक ही नाम है, एवरेज कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम, इनटू इमरजेंसी लीड टाइम। नॉर्मल कंजम्पशन इनटू इमरजेंसी लीड टाइम, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। पांचवा है हमारा एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। इसके भी दो फॉर्मूले हैं, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज कभी भी निकालना है तो मिनिमम और मैक्सिमम को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो एवरेज स्टॉक लेवल का आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एवरेज स्टॉक लेवल, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल होल डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया। इसी का एक और फॉर्मूला है, और EOQ डिवाइडेड बाय 2 प्लस मिनिमम लेवल।
दोनों ही फॉर्मूले से आपके आंसर अलग अलग आएंगे। ये चीज़ आप लोग नोट डाउन करके लिख लेंगे। अब आपका मान लो क्वेश्चन में बोल रहा है नंबर ऑफ अब आपको बोल रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर निकालिए या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट कीजिए, तो उसके कुछ फॉर्मूले और है, मैं लिखवा रहा हूँ। तो लिखिएगा नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होगा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर का, साल भर में आप जितनी क्वांटिटी कंज्यूम करते हो, एनुअल कंजम्पशन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय EOQ, जिसको हम ऑर्डर साइज भी बोल सकते हैं। सपोज आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए, 10 रोटी आपको चाहिए, आपकी डाइट है 10 रोटी की। अब वेटर को आपने बुलाया, बोला सुनो वेटर 2-2 रोटी करके ले आना, तो आपको 10 रोटी कितने बार में मिलेगी? 5 बार में मिलेगी। पहली बार में 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर लास्ट में 2, ऐसा करके 5 बार में आई। तो जितना आपको चाहिए था वो है 10, और एक बार में आप कितनी रोटी का ऑर्डर दे रहे हो? 2 रोटी का, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 5, तो 5 ऑर्डर आपको लगेंगे। अब एक और फॉर्मूला, टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स। हम ये मान रहे हैं कि हमारा साल भर का कंजम्पशन जो है कांस्टेंट है, फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तब के केस में हम क्या निकालेंगे? टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स, टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स, बिटवीन 2 ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स का? 12 मंथ, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर। कहने का मतलब है अगर आपने 4 बार ऑर्डर दिया है पूरे साल में, कितने बार ऑर्डर दिया है? 4 बार, तो ये क्या हो गया आपका 12 डिवाइडेड बाय 4, मतलब हर 3 महीने के बाद आपने एक ऑर्डर प्लेस किया है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये हो गए आपके पूरे फॉर्मूले। अब यहाँ पर जैसे कुछ कुछ चीज़ें आई हैं, उनके मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपका आया है लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब होता है टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर्स, मतलब जिस दिन आपने माल का, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, जिस दिन आपने माल का ऑर्डर दिया और जिस दिन आपका ऑर्डर रिसीव हुआ, उनके बीच में जो टाइम का गैप होता है उसे बोला जाता है लीड टाइम। मतलब टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द ऑर्डर इज लीड टाइम। ओके, सपोज आपको लीड टाइम दिया, चाहे जो नोट्स बना रहे हैं वो लिख सकते हैं लीड टाइम का मतलब, अदरवाइज मैं तो अपलोड करूंगा ये सारे नोट्स। तो लीड टाइम सपोज आपको दिया है क्वेश्चन में, लीड टाइम आपको दिया है, लीड टाइम, लीड टाइम आपको लिखा हुआ है 2 to 4 डेज, लीड टाइम लिखा है 2 to 4 डेज। इसका मतलब क्या हुआ? मिनिमम, ये जो शुरू वाला दिख रहा है ये, इसको बोलेंगे मिनिमम लीड टाइम, और ये जो दिख रहा है आपको इसको बोलेंगे मैक्सिमम लीड टाइम। तो ये हो गया आपका मिनिमम और ये मैक्सिमम। तो दुकानदार क्या बोल रहा है? आपको 2 दिन में हम दे सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन, मतलब लेट होगा तो 2 दिन लेट और होके 4 दिन, मतलब 4 दिन के अंदर एनी हाउ आपका ऑर्डर डिस्पैच होकर आपको रिसीव हो जाएगा। और एवरेज अगर निकालना है, क्या निकालना है? एवरेज। तो दोनों को ऐड कर दो, 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। यह हो गया आपका एवरेज लीड टाइम। क्या हो गया? ये आपका एवरेज लीड टाइम, पहली चीज। अगर दूसरी चीज, अगर एक सिंगल लीड टाइम दिया है, क्या दिया? एक सिंगल लीड टाइम दिया है, मान लो लीड टाइम लिखा है 2 डेज ओनली, लीड टाइम लिखा है 2 डेज ओनली, तो ये 2 डेज ही आपका मिनिमम होगा, यही मैक्सिमम होगा और यही आपका एवरेज होगा। अगर सिंगल लीड टाइम दिया है तो वही मिनिमम, वही मैक्सिमम और वही एवरेज होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका, मान लो क्वेश्चन में आपका एनुअल कंजम्पशन क्वांटिटी नहीं दी है, जो नोट्स बना रहे हैं वो लिखते हुए चल रहे होंगे। इफ एनुअल कंजम्पशन क्वांटिटी इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपको वो तो कैलकुलेट करनी होगी। तो कैसे निकालेंगे एनुअल कंजम्पशन क्वांटिटी? एनुअल कंजम्पशन क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होगी? चलिए बताइए, एनुअल कंजम्पशन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे आप? तो ये दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में कंजम्पशन पर डे। क्या दिया हुआ है? मान के चलते हैं कंजम्पशन पर डे, कंजम्पशन पर डे। कंजम्पशन अगर आपको दिन में दिया कि आप एक दिन में इतनी क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं,
आपको ये पता है साल में 365 दिन होते हैं, तो आप इंटू क्या कर दोगे 365, पहला चीज। दूसरी चीज, अगर कंजम्पशन आपको दिया है पर वीक में, कंजम्पशन अगर आपको पर वीक दिया है तो साल में आपके कितने वीक होते हैं, 52 वीक होते हैं, 52 वीक, तो 52 से इंटू कर दोगे। कंजम्पशन अगर आपको मंथ में दिया है पर मंथ में, तो आप इंटू इसको कर दोगे 12 से, तो ये आपका आ जाएगा एनुअल कंजम्पशन क्वांटिटी। ये सारी चीज़ें आ गई। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता रहा हूँ, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल मटेरियल कॉस्ट, जिसका क्वेश्चन कभी नहीं पूछता, फिर भी बाय चांस अगर आपसे पूछ लिया देन क्या करोगे आप, वो आपको जानना जरूरी है। तो हेडिंग लिखेगा कैलकुलेशन ऑफ एनुअल मटेरियल कॉस्ट या टोटल मटेरियल कॉस्ट। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट टोटल मटेरियल कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी है। तो दो कॉलम बनेंगे, पहला कॉलम आपका होगा पर्टिकुलर का और दूसरा कॉलम आपका होगा अमाउंट का। पर्टिकुलर और अमाउंट, ये आपके दो कॉलम बन जाएंगे। ठीक है, बनाइए ये दो कॉलम। अब आइएगा इसमें लिखिएगा, अगर आप माल खरीदने गए हैं तो सबसे पहला खर्चा आपका क्या लगेगा, परचेज करने की कॉस्ट। तो पहला खर्चा आपका होगा एनुअल परचेज कॉस्ट, तो लिखेंगे यहाँ पर एनुअल परचेज कॉस्ट। पहला खर्चा हो गया आपका एनुअल परचेज कॉस्ट। अब माल आपने खरीद लिया, आप उसे गोडाउन तक लेके आएंगे, तो जो भी डिलीवरी चार्जेस होंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, भाड़ा वगैरह, उसे लिखा जाएगा, तो उसे बोला जाता है एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो इसमें आप प्लस करोगे एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, AOC, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब उसे आप गोडाउन में ले आए, अब अपने गोडाउन में उसे रखोगे तो रखने का खर्चा लगेगा, तो उसे बोला जाएगा एनुअल कैरिंग कॉस्ट, ACC, एनुअल कैरिंग कॉस्ट। तो इन तीनों चीज़ों का आप जब टोटल करेंगे तो जो आएगा उसे बोला जाएगा एनुअल मटेरियल कॉस्ट। अब बात आती है एनुअल मटेरियल कॉस्ट के बाद इन्हें कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो एनुअल परचेज कॉस्ट, साल भर में जितनी यूनिट आपने परचेज की, हम मानेंगे कि जितना आपने परचेज किया उससे आप कंज्यूम कर जाते हैं। तो एनुअल कंजम्पशन क्वांटिटी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एनुअल कंजम्पशन क्वांटिटी इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट, इनटू क्या लिखोगे, परचेज प्राइस पर यूनिट, परचेज प्राइस पर यूनिट। ठीक है, एनुअल कंजम्पशन क्वांटिटी इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट। एक यूनिट को कंज्यूम परचेज करते हो, सॉरी कंज्यूम बोल रहा हूँ, परचेज करते हो तो कितना खर्चा आपका लगता है। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, जितने बार आप ऑर्डर प्लेस करोगे उतने बार आपके ऑर्डर के खर्चे लगेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर, क्या फॉर्मूला बनेगा आपका, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब है आपका ACC, साल भर रखने का खर्चा। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक मज़ेदार बात बताता हूँ, ये दोनों हमेशा सेम आनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं आ रही है इट मीन्स कि आपका गलत है। जब EOQ के हिसाब से चलेंगे, आपको कई बार क्वेश्चन में दिया रहेगा EOQ के हिसाब से ये है, माल खरीदें या डिस्काउंट ऑफर में माल खरीदें। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं डील करूंगा, वैसे आज तक क्वेश्चन वैसा पूछा नहीं है, बट ये ध्यान रख लो। तो इससे आपकी टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। ये आपका पहले चैप्टर का पूरा बेस रेडी कर दिया है मैंने, इसके बेस पे आपके पूरे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ।